हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 288 यानी 288, जिसमें हम देखेंगे अपने विविध विषय से संबंधित अगले प्रश्न। तो जरा गौर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, समास की अधिकता। समास की अधिकता औज कहलाती है। क्या कहलाती है? औज। औज क्या होता है? एक प्रकार का गुण है। ठीक है, तो ध्यान दें। औज औज औजस्य समास भूये स्वतम। ठीक है, औजस्य समास भूयस्त्वम। ठीक है, भूयस्त्वम यानी समास की अधिकता औज कहलाती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, आचार्य वामन का। आचार्य वामन का कथन है दोस्तों, औजस्य समास औजस्य समास भूयस्त्वम। ठीक है, यानी समास की अधिकता औज कहलाती है। आचार्य वामन, ऑप्शन बी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान देना जरा। औजस्य समास भूयस्त्वम। ठीक है, यह कथन आचार्य वामन का है। ठीक है, आचार्य वामन, ध्यान रखें। काव्य में, अब ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। ठीक है, काव्य में रीति का विशेष महत्व है। क्या है? काव्य में रीति का विशेष महत्व है। ठीक है, रीति मीन्स क्या है? शैली यानी स्टाइल। ठीक है, तो ध्यान रखें, क्योंकि वह काव्य शरीर का, ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि वह यानी रीति काव्य शरीर का एकमात्र आधार है। ठीक है, एकमात्र आधार है। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीतियां मानी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सीधा सीधा। क्या पूछा जाएगा कि आचार्य वामन ने कौन कौन सी रीतियां मानी है या कितनी रीतियां मानी है? तो आप बताएंगे 3 रीतियां मानी है, और जिनके नाम है वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। ठीक है, तो ये 3 रीतियां आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली किसने मानी 3 रीतियां? आचार्य वामन ने। ठीक, प्रायः यह तीनों ही अधिकांश आचार्यों को मान्य है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों रीतियां जो कि आचार्य वामन ने बताई हैं, जो स्वीकार की है, वही 3 रीतियां अधिकांश आचार्यों द्वारा भी मानी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये 3 रीतियां आपको याद रखनी है और नाम याद रखना है आचार्य वामन। ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली। अब जरा ध्यान दें, वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त। किससे? माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त, दीर्घ समासों से रहित अथवा छोटे समासों वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी होता है। ठीक है, तो वैदर्भी रीति किसे कहते हैं या वैदर्भी किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना जरा, फिर रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, जो कि हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमें चीजें इतनी टफ लगती हैं कि हम बस 1 या 2 लाइन पढ़ेंगे और फिर अपनी किताब को रख करके क्या करते हैं, कंबल ओढ़ा और सो गए। ठीक है, सुबह उठेंगे, फिर 2 लाइन पढ़ी, वापिस से वही लाइन पढ़ेंगे और फिर से थक गए, फिर सो गए। ये चलता है हमारा हिंदी में। ठीक है, हिंदी या संस्कृत साहित्य में। क्यों? क्योंकि चीजें उतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने अपने मन में एक सोच बना रखी है कि ये बहुत ही टफ है, ये हमारी समझ से ऊपर है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप समझेंगे तो चीजें अपने आप आपको आसान लगेंगी। ठीक है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैंने बताया ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल ही लगती है। एक बार आपको चीजें समझ आ गई तो आप कभी जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। और मैं तो ये कहूंगी कि जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो केवल एग्जाम पास करने के मतलब से ना पढ़ें। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई ऐसी करें कि आपको जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा पढ़ें।
ठीक है। तो पूरी जो कहते हैं ना अपनी अंतर मन की शक्ति, ठीक है, उसे केंद्रित करके आप अपनी स्टडी करें दोस्तों, ठीक है। जब आप इसे कहते हैं ध्यान केंद्रित करना, जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा केवल एक ही विषय जो आपकी आंखों के सामने है, अगर आप उसे पूरे मन से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो वह आपको जीवन भर के लिए याद रहेगी, ठीक है। आप कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, लेकिन फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जरा गौर करें दोस्तों, वैदर्भी, वैदर्भी यानी माधुर्य, व्यंजक वर्णों से युक्त। कैसे? माधुर्य, माधुर्य अच्छा शब्द है, सुनकर ही पढ़कर ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त, दीर्घ यानी बड़े समासों से रहित अथवा छोटे समासों वाली। कैसी? जिसमें बड़े समास ना हो, कैसे समास हो? छोटे समास हो। ऐसी ललित पद रचना, ऐसी ललित, ललित शब्द भी अच्छा है, अच्छा शब्द है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। ललित पद रचना का नाम वैदर्भी है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं गौड़ी रीति। कौन सी? गौड़ी रीति। तो जरा ध्यान दें, औज प्रकाश वर्णों से संपन्न। किससे? औज, औज गुण होता है ना, जहां वीरता का प्रदर्शन हो, ठीक है, या किसी के गुणों का बखान करना हो, वहां औज, औज गुण मिलता है। तो जरा ध्यान दें, औज प्रकाश वर्णों से संपन्न। किससे? औज प्रकाश वर्णों से संपन्न, दीर्घ समास वाली, शब्दाडंबर वती रीति गौड़ी होती है, ठीक है। शब्दाडंबर, शब्द और आडंबर से युक्त, इसको ऐसे समझे, ठीक। रीति क्या होती है? गौड़ी होती है। एक बार फिर से सुनेंगे गौड़ी रीति के बारे में। औज शब्द को ध्यान रखें और वैदर्भी में माधुर्य शब्द को ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स बना बना करके पढ़ेंगे ना जब आप दोस्तों, तो देखो सारी चीजें कोई नहीं याद रख सकता, कोई भी नहीं रख सकता, ठीक है। क्योंकि जो हम जितना पढ़ते हैं उसका मुश्किल से 30% भी हमारे दिमाग में रहता हो तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ध्यान दें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, जो आपने पढ़ा है उसको दिन में आप अगर समय निकालकर 2 से 3 बार अगर पढ़ लेंगे तो वो परमानेंट फिक्स हो जाती है। फिर उसको 1 हफ्ते बाद पढ़ें, 1 हफ्ते के बाद 15 दिन बाद पढ़ें, 15 दिन बाद आप उसको कम से कम 1 महीने बाद पढ़ें, फिर आप 3 महीने, फिर 6 महीने आप जब पढ़ेंगे तो ऐसे परमानेंट मेमोरी में वो आपकी सेव हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है कि जब तक भूलने का टाइम आए आप उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लो ताकि आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। और जो अगर पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी नज़र में जो श्रेष्ठ विद्यार्थी है वह पढ़ेगा और ज़रूर पढ़ेगा, ठीक है, और पूरे मन से पढ़ेगा, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। और ध्यान रखें दोस्तों, मैं जितना कुछ भी कंटेंट करा रही हूँ आपको, ठीक है, आप जानते हैं कि किस लेवल का हो रहा है ये, ठीक है। और मार्केट में आप जाएंगे तो आपको पता भी है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन भी अगर आप में से कोई एक भी अगर स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे ना, मैं समझूंगी मैंने जो कुछ भी मेहनत की है वो सफल हो गई। समझ गए? मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी कि हाँ, कि चलो किसी का तो सिलेक्शन हुआ, ठीक है। एक वो जो इंटरनल कहते हैं ना खुशी मिलेगी, वो चीज़ वो चाहिए, सेटिस्फाई होना है मुझे, और कुछ नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने सब्सक्राइबर हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने व्यूज़ आए, ठीक है। अगर कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो पूरे मन से पढ़ भी रहे हैं तो ये समझ लो उसे एक बच्चे के लिए इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत हो रही है। समझ गए? क्योंकि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को ही इकट्ठा करना है जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कमाने का अगर मेरा उद्देश्य होता तो दोस्तों मैंने पता नहीं कैसे क्या चीज़ें की होती। समझ रहे हो? कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे एजुकेशन को उन बच्चों तक पहुंचाना है, उन स्टूडेंट तक पहुंचाना है जो ज़रा से अभाव के चलते शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, हालांकि उनमें दिमाग 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल से वे विद्यार्थी जुड़े जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और जिन्हें टाइम पास करना है तो बिल्कुल ना पढ़े, मैं साफ कह रही हूँ, बिल्कुल ना पढ़े, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, और जो कोई भी आप में से सफल हो जाए तो प्लीज़
मुझे नहीं पता कौन पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप सफल होते हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, कि किसी को तो सक्सेस मिली है, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं गौड़ी रीति। गौर करना, गौड़ी रीति औज प्रकाश वर्णों से संपन्न होती है। दीर्घ समास यानी बड़े समास वाली शब्दाडंबर वती रीति गौड़ी होती है। अब क्या अंतर था वैदर्भी और गौड़ी में, जरा ध्यान दें, कंपेयर करेंगे दोस्तों। देखो, वैदर्भी में माधुर्य व्यंजक वर्ण थे, जबकि गौड़ी में औज प्रकाश वर्ण है, ठीक है। वैदर्भी रीति में दीर्घ समासों से रहित थी, जबकि इसमें दीर्घ समासों वाली शब्दाडंबर वती रीति है, यानी इसमें दीर्घ समास नहीं है, जबकि इसमें दीर्घ समास है, किसमें, गौड़ी में, ठीक। अथवा वैदर्भी में छोटे समास वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी होता है, जबकि गौड़ी में कैसी रचना, दीर्घ समास वाली शब्दाडंबरवती रचना को, ठीक है, या रीति को गौड़ी कहते हैं, ठीक है। ये अंतर है, आप ऐसे समझे इसको, ठीक। अब पढ़ेंगे पांचाली रीति। गौर करेंगे दोस्तों, पांचाली रीति, जरा ध्यान दें। पांचाली रीति औज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना को पांचाली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रचनाओं के संदर्भ में हम इन तीन रीतियों को पढ़ रहे हैं, वृत्तियों को पढ़ रहे हैं, किसको, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ठीक है। तो वैदर्भी कैसी होती है, छोटी समास वाली ललित पद रचना होती है, ठीक है। गौड़ी कैसी होती है, दीर्घ समास वाली शब्दाडंबरवती रीति यानी रचना गौड़ी होती है, ठीक। अब पांचाली कैसी होती है, तो जरा ध्यान दें। औज एवं कांति समन्वित, औज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना को पांचाली कहते हैं, यानी वैदर्भी और गौड़ी इन दोनों रीतियों से युक्त, जिसमें माधुर्य गुण भी हो और औज गुण भी हो, ठीक है। इन दोनों गुणों से युक्त रचना को क्या कहते हैं, पांचाली कहते हैं, ठीक है। यानी औज एवं कांति समन्वित, यानी कांति, औज एवं कांति से युक्त पदों की मधुर सुकुमार रचना, कैसी, मधुर सुकुमार रचना को पांचाली कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली ये तीन रीतियां जो वामन ने स्वीकार की हैं और अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार की हैं, दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो रिपीट करके देख लेना अथवा अपनी पुस्तकों से पढ़ लेना, अगर और डिटेल चाहिए तो, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है, वह शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नी रोग, नी रोग, ठीक है। ध्यान रखना, ना पे बड़ी ई की मात्रा है नी रोग में, ठीक है। ये शब्द क्या है, शुद्ध है, अन्यथा बाकी के सभी शब्द गलत हैं, ठीक है, अशुद्ध है। यानी श्राप अशुद्ध है, मृत्योपरांत अशुद्ध है, मरणोपरांत होता है, ठीक है। षष्ठम ये भी गलत है, तो ऑप्शन सही शुद्ध शब्द है, ठीक, संस्कृत व्याकरण के अनुसार। अब जरा देखें व्याख्या, गौर करते जाएं दोस्तों। संस्कृत व्याकरण के अनुसार निरोग शुद्ध शब्द है, इसका संधि विच्छेद है नी रोग, ठीक है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो छोटी की मात्रा होगी और विसर्गे होंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ कर देंगे तो ये बड़ी मात्रा में बदल जाएगा नी, ठीक है, नी रोग, सही है। मृत्यु उपरांत शराब तथा षष्ठम ये कैसे हैं, अशुद्ध वर्तनियां हैं, अशुद्ध वर्तनी है, इनकी शुद्ध वर्तनी होगी, ध्यान दें, मृत्युपरांत, ठीक है। मृत्यु है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, जबकि होगा बड़े ऊ की मात्रा, मृत्यु उपरांत, ठीक है, मृत्युपरांत,
श्राप नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? शाप होता है। ध्यान रखना है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार पढ़ रहे हैं आप, ठीक? तो हिंदी को अभी अलग कर देना, अभी सिर्फ संस्कृत को केंद्र में रखे, ठीक? तो जरा ध्यान दें, श्राप नहीं, शाप। षष्ठम, षष्ठम नहीं होता दोस्तों, षष्ठम होता है ट, ठीक है? तो षष्ठम नहीं होता, क्या होता है? षष्ठम होता है। तो ये शुद्ध वर्तनियां है, ठीक है? ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दे जरा, इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं, यानी 73 अलंकार हैं। अलंकारों की संख्या बताई है 73, ठीक है? तो किसके अनुसार? तो ऑप्शन में उत्तर नहीं दिया गया है, ठीक है? तो वे कौन है? रुद्रट हैं, भामे हैं, दंडी हैं या विश्वनाथ हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। भरत नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक, ठीक है? उपमा, रूपक, दीपक, यमक अलंकार केवल इन 4 ही अलंकारों का वर्णन पाया जाता है। किसमें? भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में। ये क्या है? चारों की 4 अलंकार है, ठीक? अब बात करेंगे आचार्य रुद्रट की। किसकी? आचार्य रुद्रट की। इन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में, किसमें? काव्य अलंकार ग्रंथ में 52 प्रकार के, कितने? 52 प्रकार के अलंकार बताए हैं, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें आचार्य दंडी की, ठीक है, तो इन्होंने 35 प्रकार के अलंकार बताए हैं, ठीक? वही बात करें अगर आचार्य भामे की, तो इन्होंने 39 प्रकार के अलंकार बताए हैं। कितने? 39। और वहीं अगर बात करें हम विश्वनाथ आचार्य की, तो इन्होंने 78 प्रकार के अलंकार बताए हैं। इसके बाद बात करें आचार्य वामन की, तो इन्होंने 33 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों? 33 प्रकार, ठीक है? ध्यान रखें। फिर बात करते हैं आचार्य उद्भट की। आचार्य उद्भट ने 40 प्रकार के काव्य प्रकाशकार, ठीक है? सॉरी, माफ करना, एक बार फिर से सुने। आचार्य उद्भट ने 40 प्रकार के अलंकार बताए हैं, ठीक है? यहाँ पर कॉमा नहीं दिया गया है, इसलिए मिस्टेक हुई, ध्यान दें। आचार्य उद्भट ने 40 प्रकार बताए हैं। और काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने, किसने? आचार्य मम्मट ने कितने प्रकार बताए हैं अलंकारों के? 67, यानी 67 प्रकार बताए हैं। जयदेव ने कितने बताए हैं? जयदेव ने अपनी रचना चंद्रालोक में अलंकारों के 100 प्रकार बताए हैं। कितने? अलंकारों के 100 प्रकार बताए हैं। और आचार्य अप्पे दीक्षित ने, किसने? आचार्य अप्पे दीक्षित ने अपने ग्रंथ में, यानी कुवलयानंद किसका ग्रंथ है? आचार्य अप्पे दीक्षित का, जिसमें उन्होंने अलंकार कितने बताए हैं? 124 प्रकार के अलंकार बताए हैं, ठीक है? तो देखो, हमने संख्या पढ़ी कौन कौन सी? हमने पढ़ी सबसे पहले चार, ठीक है, अलंकार किसने बताए? भरत मुनि ने। फिर पढ़ी हमने 52 बताए किसने? रुद्रट ने। फिर पढ़ी 35, किसने बताई? आचार्य दंडी ने। फिर 39 आचार्य भामे ने। फिर 78 आचार्य विश्वनाथ ने। फिर 33 आचार्य वामन ने। फिर 40 किसने बताए? आचार्य उद्भट ने। फिर 67 ये बताए आचार्य मम्मट ने। फिर 100 प्रकार किसने बताए? आचार्य जयदेव ने। फिर 124 प्रकार सबसे ज्यादा किसने बताए? आचार्य अप्पे दीक्षित ने, ठीक? तो ध्यान रहे दोस्तों, सबसे कम प्रकार किसने बताए हैं? भरत मुनि ने। कितने? 4। सबसे ज्यादा प्रकार अलंकारों के किसने बताए हैं? आचार्य अप्पे दीक्षित ने। कितने? 124, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखें, इस पूरी संख्या में प्रश्न के अनुसार 73 प्रकार अलंकारों के किसी ने भी नहीं बताए हैं, किसी ने भी नहीं बताए हैं। तो अब आप ध्यान रखें कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है? यानी कि प्रश्न ही गलत पूछा गया है, ठीक है?
अगर प्रश्न की जगह 78 होता यानी 78 होता, तब आप कह सकते थे कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अलंकारों के प्रकारों की संख्या कितनी है, 78 है, ना कि 73। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। दोस्तों, इस व्याख्या के लिए मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी नोटबुक में एक चार्ट बनाएं, ठीक है, और सभी संख्याओं को सभी आचार्यों के नाम के सामने लिख लें, जिससे आपको, और उसको याद कर लें, 2-3 बार पढ़ लें जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, 52 रुद्रट, 35 दंडी, 39 भामे, 68 विश्वनाथ, 33 वामन, 40 उद्भट, 67 मम्मट, 100 जयदेव और 124 अप्पे दीक्षित। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ट्रिक बनाकर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचहि, इसमें कर्ता कौन है? ठीक है, कर्ता पूछे जा रहे हैं। तो प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचहि, इसमें कर्ता है ऑप्शन सी, नीचहि। कौन? नीचहि, ये कौन है? कर्ता है। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन सी सही उत्तर। अब जरा देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचहि, यानी नीति शतक में संकलित अथ, नीति शतक में संकलित अथ धैर्य पद्धति से अवतरित है। ठीक है, तो एक बार मुझे थोड़ा स्पेलिंग एरर लग रहा है यहाँ पर, अर्थ है कि अर्थ है। ठीक है, तो ध्यान दें आप, नीति शतक एक रचना है जिसके अंतर्गत संकलित अर्थ या अर्थ धैर्य पद्धति से अवतरित है। क्या? प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचहि। ठीक, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? भर्तृहरि। जिसके लेखक कौन है? भर्तृहरि। इस उक्ति का क्या अर्थ है? तो इस उक्ति का अर्थ है कि अधम यानी नीच। इस उक्ति का अर्थ है अधम यानी नीच लोग विघ्नों के भय से, किसके भय से? विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। यानी कि जो नीच व्यक्ति होते हैं, अधम व्यक्ति होते हैं, उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई कार्य करने से कोई विघ्न उत्पन्न ना हो जाए, तो वह इस डर के कारण क्या करते हैं? किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति का अर्थ है, इसीलिए कहा गया प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचहि। ठीक, यह सूक्ति विशाख दत्त द्वारा रचित उनकी रचना मुद्रा राक्षस से ली गई है। ठीक है, तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार है कौन? ध्यान रखेंगे, आचार्य विशाख दत्त। ठीक है, या विशाख दत्त, बस इतना नाम याद रखें। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वीरान्नी बोधत, यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो यहाँ एक मंत्र है जो कि उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्या है मंत्र? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत। तो ये ऑप्शन ए यानी कठ से लिया गया है। किससे? कठोपनिषद से। ठीक है, कठोपनिषद में क्या है? नचिकेता प्रसंग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। प्रस्तुत मंत्र कठोपनिषद के तृतीय वल्ली से अवतरित है। किससे? तृतीय वल्ली से अवतरित है। क्या? प्रस्तुत मंत्र। ठीक है, इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। क्या कह रहे हैं? कितना अच्छा अर्थ है, जरा ध्यान दें। इसमें कहा गया है दोस्तों कि उठो,
जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ, उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करो दोस्तों। ठीक, तो ये किस में कहा गया? ये एक मंत्र है जो कि कठोपनिषद के तृतीय वल्ली से अवतरित है। क्या है? इसको याद कर ले और मैं तो कहूंगी कंठस्थ कर ले। ठीक है, ताकि आप किसी अगले विद्यार्थी जो भी आपके जूनियर हो, आप उनको सलाह दे सके। ठीक है, मोटिवेटर बन सके। ध्यान दें, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत, यानी उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जरा गौर करेंगे दोस्तों। काशिका, काशिका क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका है या पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है। ठीक है, नाम याद रखें, काशिका है, काशिका। या फिर ऑप्शन सी देखें, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है या भर्तृहरि कृत वाक्य पदीय की टीका है। तो क्या है काशी की? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है काशी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, काशी की नहीं है, काशिका है। काशिका क्या है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। पाणिनि क्या है? संस्कृत आचार्य हैं। ठीक है, और अष्टाध्यायी इनका ग्रंथ है। ठीक है, किसका? पाणिनि का बहुचर्चित ग्रंथ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक, तो इसकी टीका अगर पूछी जाए, इसकी टीका है काशिका। ठीक, अब देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। अष्टाध्यायी की टीकाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अष्टाध्यायी की टीकाओं में सबसे महत्वपूर्ण है जय आदित्य और वामन द्वारा लिखित काशिका। ठीक है, तो अष्टाध्यायी की टीका किस नाम से है? काशिका। और काशिका टीका किसने लिखी? काशिका किसने लिखी? तो ध्यान रहे, संयुक्त रूप से जय आदित्य और आचार्य वामन ने मिलकर लिखी। ठीक है, तो जय आदित्य और आचार्य वामन ने मिलकर काशिका लिखी। और काशिका क्या है? यह एक टीका है, किसकी? पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी की। ठीक, काशिका के व्याख्याता हरदत्त के अनुसार, अब इसकी व्याख्या किसने की है? तो इसके व्याख्याता हैं हरदत्त। इनके अनुसार काशिका की रचना किसकी? काशिका की रचना काशी में हुई थी, इसीलिए उसे काशिका कहा गया। ठीक है, काशिका की रचना काशी में हुई थी, इसीलिए उसे काशिका कहा गया। काशीषु भवा काशिका, काशीषु भवा काशिका किसने कहा? हरदत्त ने कहा। ठीक है, यानी काशी की रचना काशी में हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? काशिका कहा गया। ठीक है, तो याद रखिए, काशिका एक टीका है, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी की टीका है, और इसके टीकाकार हैं जय आदित्य और आचार्य वामन। ठीक, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, काशिका पाणिनि के सूत्रों की वृत्ति प्रस्तुत करती है। काशिका किसकी वृत्ति प्रस्तुत करती है? तो आचार्य पाणिनि के सूत्रों की वृत्ति प्रस्तुत करती है, अर्थात सूत्रों की संक्षिप्तता के कारण, किसके? सूत्रों की संक्षिप्तता के कारण अर्थ में जो अस्पष्टता है उसका निराकरण करती है। ठीक है, सूत्रों की संक्षिप्तता यानी सूत्र, पाणिनि ने जो सूत्र बताए हैं
वह बहुत छोटे हैं और छोटे होने की वजह से, ठीक है, इनके अर्थ कैसे हो गए हैं, अस्पष्ट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। और उसका निराकरण किया है किसने, तो ध्यान रहे काशिका ने, ठीक है। और काशिका क्या है, टीका है, ठीक, तो ध्यान रखें। तो एक बार फिर से सुन लें इस पूरी लाइन को। काशिका पाणिनि के सूत्रों की वृत्ति प्रस्तुत करती है, अर्थात सूत्रों की संक्षिप्तता के कारण अर्थ में जो अस्पष्टता है उसका निराकरण करती है, ठीक है। देखें बिंदु 2, गौर करना जरा। काशिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उसके पहले अष्टाध्यायी, क्या, काशिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उसके पहले अष्टाध्यायी पर और भी अनेक वृत्तियां थीं, यानी कि काशिका वृत्ति आने से पहले और भी वृत्ति लिखी गई थी अष्टाध्यायी पर, ठीक है। यह पता चलता है किसके अध्ययन से, काशिका के अध्ययन से, जिनके मतों में काशिका में उपन्यस्त किया गया है, ठीक है, जिनके मतों को काशिका में उपन्यस्त किया गया है, जो अन्यत्र अप्राप्य है, यानी कि काशिका जो वृत्ति मिलती है, ठीक है, तो इसमें इससे पहले जो वृत्तियां लिखी गई थी, यानी टीकाएं लिखी गई थी अष्टाध्यायी से संबंधित, ठीक है, वह हमें प्राप्त तो नहीं है, लेकिन उनका वर्णन किस में मिलता है, हमें काशिका में मिलता है। तो यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि काशिका कोई पहली टीका नहीं थी, इससे पहले भी टीकाएं लिखी गई, लेकिन जो हमें उपलब्ध है वह कौन सी है, तो ध्यान रखें जय आदित्य और वामन की द्वारा लिखी गई टीका, ठीक है, अष्टाध्यायी की टीका कौन सी, काशिका है, ठीक है। गौर करें, गण पाठ का समावेश काशिका की अन्यतम विशेषता है, ठीक है। तो काशिका के अंतर्गत गण पाठ का समावेश भी होता है, ध्यान रखें। फिर है अगला बिंदु, काशिका में सूत्रों का उदाहरण अधिकतर प्राचीन वृत्तियों से लिए गए हैं, ठीक है। और जो उदाहरण मिलते हैं सूत्रों के किसमें, काशिका में, ठीक है, वे ज्यादातर कहाँ से लिए गए हैं, जो प्राचीन वृत्तियां हैं उनसे, प्राचीन वृत्तियों से, ठीक। अतः उन उदाहरणों का ऐतिहासिक महत्व है और उन उदाहरणों का जो उदाहरण दिए गए हैं, ठीक, काशिका में उनका ऐतिहासिक महत्व है। पता चलता है कि इससे पहले भी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।